नमस्कार सभी साथियों को। रीट प्री एग्ज़ाम और रीट मेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास और शिक्षण विद्या टीचिंग मेथड से साथियों पांचवा पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल करने वाले हैं, जो कि रीट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी रहेगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, देखिएगा चाइल्ड डेवलपमेंट के भी प्रश्न हैं इसमें और शिक्षण विधियों के भी है। तो देखो पहला प्रश्न है आपके, एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है एडविन गुथरी से, क्लार्क एल हल से, बी एफ स्किनर से और अल्बर्ट बंडूरा से। देखो यहाँ पर चार नाम दे रखे हैं, गुथरी, हल, स्किनर और बंडूरा। और प्रश्न में पूछा गया है कि जो एकल प्रयास अधिगम, साथियों एकल प्रयास अधिगम की बात की जा रही है और एकल प्रयास अधिगम का संबंध इनमें से किससे है? एडविन आर गुथरी से है। विकल्प नंबर आपके एक सही है पहले प्रश्न का। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? शिक्षक की देखरेख में शिक्षण किस विधि में कराया जाता है? तो देखो टीचिंग मेथड का प्रश्न है ये। पहला प्रश्न आपके साइको का था, कहानी विधि में, भ्रमण विधि में, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में और प्रश्नोत्तर विधि में। तो यहाँ पर बात की जा रही है शिक्षक की देखरेख में शिक्षण की साथियों। तो अगर हम बात करें भाई शिक्षक की देखरेख में, शिक्षक डायरेक्टली नहीं कर रहा है वहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि और कहानी विधि में तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। और साथियों भ्रमण विधि और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की अगर हम बात करें, इन दोनों में से कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? तो साथियों तीसरा जो विकल्प है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कैसे? क्योंकि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में क्या किया जाता है कि छात्र स्वयं कुछ ना कुछ करके सीखते हैं, कुछ कार्य उनको दिया जाता है, वो कार्य करते हैं और जो अध्यापक है वो अध्यापक के द्वारा उनका अवलोकन किया जाता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जनक कौन है साथियों? डेजी जॉन मोरविल है। ठीक है, याद रखना है सभी को ये बात भी। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखो यह विशेषता दे रखी है, क्या है विशेषता इनको देखते हैं। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, यह विशेषता दे रखी है। और इस विशेषता के आधार पर जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, ये किस में आएगी? अंतरावैयक्तिक बुद्धि में, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में, नैदानिक बुद्धि में या प्रकृतिवादी बुद्धि में? तो साथियों प्रकृतिवादी बुद्धि में तो प्रकृति से संबंधित चीजें रहती है। अब यहाँ पर क्या की जा रही है? दूसरों की मनोदशा, मतलब दूसरे एक तरह से दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसका स्वभाव, उसकी प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता आप लगा सकते हो और प्रतिक्रिया उस पर आप कर सकते हो। तो ये भाई खुद के बारे में तो अंतरावैयक्तिक होती है और दूसरे के बारे में अंतर्वैयक्तिक होती है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा चौथे प्रश्न को, चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयुक्त की जाती है कौन सी? श्यामपट्ट, लपेट फलक, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड। तो इनमें से जिसका प्रयोग चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में किया जाता है वो इनमें से कौन से विकल्प में दे रखा है? साथियों चौथे प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, क्योंकि चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो चित्रात्मक सामग्री का जब भी नाम आए फ्लैनल बोर्ड आपका आंसर होगा प्रदर्शन के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न, अधिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, क्षेत्र के सिद्धांत पर, गेस्टाल्टवाद अधिगम पर और परंपरागत अधिगम पर। तो देखो अधिकर्मित अधिगम, एक विधि का नाम सुना होगा आपने, अधिकर्मित अभिकर्मित था, ठीक है, लेकिन अधिकर्मित और अभिकर्मित दोनों वही है। बिल्कुल साथियों, ये जो अधिगम है अधिकर्मित, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है जो किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल इसी पर ये आधारित है साथियों। अधिकर्मित की जगह अभिकर्मित अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्रश्न में अधिकर्मित ही पूछा गया है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। तो छठा प्रश्न,
विद्यालय में विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन की साक्ष्यों का संकलन कहलाता है? मूल्यांकन, अधिगम, अनुभव, उद्देश्य और लक्ष्य। तो प्रश्न को अच्छे तरह से समझना और समझ करके इसका सही जो उत्तर है उसका आपको चुनाव करना है। देखो, विद्यालय के अंदर विद्यार्थी का जो व्यवहार है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है कि साक्ष्यों का संकलन, सभी चीजें आ रही है इसमें, और सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है साथियों? मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। तो अर्थात प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर कौन सा रहेगा? आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। तो 7वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न नंबर 7, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से प्रभावित है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत से प्रभावित है, या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रभावित है। तो देखो, शिक्षिका के द्वारा क्या किया जा रहा है? शिक्षिका के जो विद्यार्थी है उनको विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। जो अलग अलग अधिगम शैलियां हैं उनको संतुष्ट करना चाहती है, इसलिए वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग विविध प्रकार के कार्यों का वो उपयोग कर रही है। और ये चीजें देखो, अलग अलग कार्य मतलब अलग अलग प्रकार की बुद्धि, ये बताई गई है हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अंतर्गत। तो दूसरा विकल्प आपके जो है प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न है आपके, संपूर्ण से अंश की ओर के सिद्धांत पर आधारित है? दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना, नील पत्र और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अधिकतर जगह इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं रहता है। जो संपूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत है इस पर जो आधारित है, नील पत्र भी नहीं है। तो आपके पहला या दूसरा कौन सा विकल्प चुनोगे प्रश्न संख्या 8 में? सही आंसर देख लेते हैं भाई। संपूर्ण से अंश की ओर जो सिद्धांत है इस पर आधारित कौन सी योजना है? इकाई योजना है साथियों। ठीक है, संपूर्ण से अंश की ओर, क्योंकि एक इकाई योजना में कई पाठ योजनाओं को शामिल किया जाता है और फिर इनको एक एक करके पढ़ाया जाता है। तो ये पूर्ण से अंश की ओर चलती है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न पूछ रहा है, देखिएगा 9वें प्रश्न को, वातावरण में वह सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन इनमें से किसका है? जेम्स ड्रेवर का है, वुडवर्थ का है, डगलस हॉलैंड का है, या रूथ बेनेडिक्ट का है? साथियों, ये जो वातावरण से संबंधित कथन कहा गया है, साइकोलॉजी का प्रश्न है। परिभाषा आपसे पूछी गई है कि वातावरण में सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। कथन इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? तो वुडवर्थ के द्वारा ये कथन कहा गया है। दूसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, कौन सी विधि है वो? दूरस्थ विधि है, द्विभाषी विधि है, अनुकरण विधि है, या सूत्र विधि है? तो देखो, यहाँ पर ये चारों विधियां दे रखी है। अब देखो, इनमें से जिस विधि का प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, 4 भाषाई कौशल कौन से है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इनमें से जिस विधि के द्वारा हम इन सभी का विकास कर सकते हैं, भाई दूरस्थ विधि के माध्यम से तो नहीं किया जा सकता। सूत्र, द्विभाषी या अनुकरण? तो आंसर क्या रहेगा आपके 10वें प्रश्न का? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा, क्योंकि अनुकरण विधि के माध्यम से हम चारों भाषाई कौशलों का विकास कर सकते हैं बालक में। विकल्प नंबर 3 10वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रबलक नहीं है? भोजन, प्रशंसा, श्रेणियां और धन। तो जो द्वितीयक प्रबलक नहीं है उसका चुनाव आपको 11वें प्रश्न में करना है। भाई, प्राथमिक प्रबलक अलग होते हैं, द्वितीयक प्रबलक अलग होते हैं। देखो, प्रशंसा द्वितीयक का मतलब जो तुरंत जो अपने को संतुष्टि न दे या फिर दूसरों के द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे धन है, श्रेणियां हैं, प्रशंसा है, तो ये सभी द्वितीयक प्रबलक में आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको भूख लग रही है, तो अगर आपको कोई धन देगा तो उस धन को थोड़ी खाओगे, फिर आप किसको खाओगे? भोजन को। तो भोजन डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो साथियों, इस प्रकार ये जो भोजन है ये द्वितीयक प्रबलक नहीं है, बल्कि ये प्राथमिक प्रबलक के अंतर्गत आ जाता है।
तो पहला विकल्प आपके 11वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न पूछ रहा है, विद्यार्थी वर्णनात्मक एवं सूचनात्मक सामग्री का संक्षेपीकरण किस कक्षा में करता है? प्राथमिक कक्षा में, माध्यमिक कक्षा में, उच्च कक्षा में या उच्च प्राथमिक कक्षा में? तो देखो दो चीजें हैं, विद्यार्थी के द्वारा जो वर्णनात्मक और सूचनात्मक सामग्री है, इन दोनों का ही क्या किया जा रहा है? संक्षेपीकरण। तो प्राथमिक में तो नहीं कर पाता है। अब माध्यमिक, उच्च या उच्च प्राथमिक? तो साथियों प्रश्न संख्या 12 का आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 में जो विकल्प नंबर 4 है उच्च प्राथमिक कक्षा में, यह आपका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी जो है वर्णनात्मक और सूचनात्मक सामग्री का जो संक्षेपीकरण है यहाँ पर कर लेता है। उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 6 से 8 की बात की जा रही है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न पूछ रहा है, किसी समस्या के मूल में, ठीक है, अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता एक रिक्त स्थान है। प्राथमिक विशेषता है किसकी? पिछड़े बालक की विशेषता है ये, सृजनात्मक बालक की विशेषता है, आत्म केंद्रित बालक की विशेषता है या मानसिक मंदित बालक की विशेषता है? तो देखो 13वां जो प्रश्न है, प्रश्न को आप समझोगे तो आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हो कि कोई भी समस्या है इसके मूल में और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता। अलग अलग समाधान मतलब एक समस्या के कई समाधान निकालना, और एक समस्या के कई समाधान कौन सा विद्यार्थी निकालता है साथियों? सृजनात्मक विद्यार्थी या सृजनात्मक बालक निकालता है। दूसरा विकल्प 13वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 14 है कि आपके उद्देश्य निर्धारण में ध्यान रखना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए? उद्देश्य का उद्देश्यों का जब निर्धारण करो, कक्षा में जो बच्चों को पढ़ाओगे आप, उससे पहले हमें कि भाई ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होगी, तो उनका जो निर्धारण किया जाता है उसमें आप किस चीज़ का ध्यान रखोगे? उसके सामाजिक स्तर का ध्यान रखोगे कि बालक का सामाजिक स्तर क्या है, या उसकी बालक की जो रुचि है, उसकी जो योग्यता है उसका ध्यान रखोगे, या उसके राजनीतिक स्तर का ध्यान रखोगे या आर्थिक स्तर का ध्यान रखोगे? तो साथियों 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। हमें उद्देश्य के निर्धारण में बालकों की जो रुचि है, बालकों की जो योग्यता है, इनका ध्यान रखना चाहिए। विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा? प्रश्न संख्या 14 का दूसरा विकल्प आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है आपके, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? 3 से 10 वर्ष का, 0 से 2 वर्ष का, 11 से 14 वर्ष का या 15 से 18 वर्ष का? तो देखो व्यक्तित्व मापन के लिए एक परीक्षण आता है CAT, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण या बालक प्रसंगबोध परीक्षण। साथियों बेलक के द्वारा ये परीक्षण दिया गया था और इस परीक्षण में जो बालकों का आयु वर्ग रखा था वो था 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए, उनके व्यक्तित्व मापन के लिए। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 15 का आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो 16 साथियों प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सी नवाचारिक शिक्षण विधि है? पर्यटन विधि है, समस्या समाधान विधि है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि है और एक व दो। तो देखो अगर हम देखें नवाचारिक शिक्षण विधियों के अंतर्गत पर्यटन विधि को तो नहीं रखा जाता, तो फिर पहला गलत, तो चौथा भी गलत, क्योंकि इसमें एक भी बता रखा है और दो भी, तो इसको बेटा दो। अब आपके सामने दो विकल्प बचे रहे, समस्या समाधान विधि और मस्तिष्क उद्वेलन विधि। साथियों जब भी नवाचारिक शिक्षण विधि की बात करें और विकल्प में मस्तिष्क उद्वेलन विधि दे रखी हो तो फिर आपका आंसर भी क्या रहेगा? मस्तिष्क उद्वेलन विधि आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल 16वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। और मस्तिष्क उद्वेलन विधि की बात करें तो अलेक्स एम ऑसबर्न जो है इसके जनक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहे हैं आपसे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम। तीन चीजें दे रखी है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से और संकेत अधिगम के सिद्धांत से। तो देखो ये जो तीन नियम हैं ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन में आता है क्या? जी नहीं। सामाजिक अधिगम में भी ये चीजें नहीं आती और ना ही संकेत अधिगम में, बल्कि प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत है जो किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है साथियों। इसी में ही ये नियम बताए गए हैं, कौन कौन से? तत्परता का नियम,
अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है, तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं और अभ्यास के नियम को देखो साथियों श्रम का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर 1 आपके 17वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। तो 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, निर्धारण मापनी प्रविधि के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है, BS ब्लूम है, स्टीफेन है और लिकर्ट है। तो यहाँ पर आपसे निर्धारण मापनी प्रविधि का जनक पूछा गया है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा लगे वीडियो अगर आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा साथियों। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने प्रश्न सही किए हैं और निश्चित रूप से मैंने पहले बोला था कि अभी से रेगुलर तैयारी हमको जारी रखनी है, भले ही हम अभी से 2 घंटे रोजाना पढ़े। तो देखो निर्धारण मापनी प्रविधि का जनक पूछा गया है और 18वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। निर्धारण मापनी प्रविधि के जनक इनमें से कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 से, वर्ष 1994 में बुद्धि का पास मॉडल का विस्तृतीकरण किसने किया? ये सभी कौन सभी? जैक, नागलिरी, किर्बी और जेपी दास। तो साथियों यहाँ पर अधिकतर क्या होता है कि भाई ऊपर 3 विकल्प होते हैं, चौथे विकल्प में ये सभी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर पहले विकल्प में ये सभी मतलब ये नीचे वाले सभी है ना। तो 19वें प्रश्न का आंसर देके हम बिल्कुल वर्ष 1994 में बुद्धि का जो पास मॉडल है इसका विस्तृतीकरण जो है जैक, नागलिरी, किर्बी और जेपी दास इन सभी के द्वारा किया गया था। तो ये सभी वाला जो पहला विकल्प है 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ेंगे जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। साथियों 20वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से तुलनात्मक मापनी कौन सी है? संचय मापनी, अभिवृत्ति मापनी, निर्धारक मापनी और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा सकते हो। अगर हम बात करें तुलनात्मक मापने की बात की जा रही है साथियों, संचय और निर्धारक मापनी में तुलनात्मक चीजें नहीं बताई जाती है, बल्कि तुलनात्मक मापनी इनमें से कौन सी है? अभिवृत्ति मापनी है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज का ये टेस्ट कंप्लीट होता है और साइकोलॉजी और आपके टीचिंग मेथड का ये 5वां पेपर कंप्लीट हो जाता है साथियों। और अधिकतर कोशिश रहे कि अच्छे और क्वालिटी वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाए। और जल्द ही राजस्थान जीके का जो न्यू जीके है उसके अनुसार आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी यूट्यूब पर ही। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।